चलिए उसको लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोग। कल हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ लिए थे। अवध में कैसे क्रांति हुई और कैसे कैंपबेल ने, है ना, बहुत दरिंदगी के साथ वहाँ के आंदोलन को दबा दिया, है ना। और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि अब हम लोग जरा सा आज जो चैप्टर पढ़ रहे, देखे हम लोगों को सारी क्रांतियों को हम बारीकी से इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने, है ना, पूर्वजों के बारे में जाने कि हमारे भारत देश में अंग्रेजों से, गुलामी की जंजीरों से मैंने छुड़ाने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है ना, और कौन कौन से लोग, है ना, सहायता किए हैं। इस बात को जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में हम इस बात को ही पढ़ते हैं, है ना। 1857 की क्रांति में आपने नाना साहब का नाम सुना, तात्या टोपे का नाम सुना, झांसी की रानी का नाम सुना। तो ये सबों ने जिस तरह से, है ना, आंदोलन किया, तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब जबकि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़क चुकी है और यह क्रांति अवध में भी मैंने हुआ। उधर तो सबसे पहले मंगल पांडे वाला जो तत्कालिक कारण बताए थे, एनफील्ड राइफल में जो है कारतूस का भरा जाना, ये सब सारी बातों को आपने जाना। और अब क्रांति आ गई है। अवध के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कानपुर की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। कट नहीं रहा, देख लीजिएगा, कट रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग और नीचे कर लेते हैं। तो 1800 यहाँ पे अब देखिएगा, जरा सा कट नहीं रहा है। 1857 की क्रांति, और आज इस क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे, इस 1857 की क्रांति में आज हम लोग पढ़ेंगे किस क्रांति के बारे में। तो आज हम लोग कानपुर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कानपुर। कानपुर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कानपुर। और इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहेब, जिनके बचपन का नाम क्या था? धोंधू पंत। नाम याद है ना? इनके बचपन का क्या नाम था? धोंधू पंत। तो आज इनके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहले ये बात को आप बहुत बारीकी से समझिए कि इनका आंदोलन में आने की वजह क्या थी। पहले तो यही बात को समझना होगा। तो आपको पहले की कहानी अगर याद है, तो उस कहानी में हमने इस बात को कहा था कि अंतिम पेशवा के तौर पर बाजीराव द्वितीय हुआ था। अंतिम पेशवा के तौर पर कौन हुए थे? बाजीराव द्वितीय। ये बात आपको याद है कि नहीं याद है? अगर उस मैटर को याद है तो जरा सा समझिए कि यहाँ पे भारत है और यहाँ पे पेशवाओं का राज है, मराठा। मराठा में किनका राज है? पेशवाओं का। और सबसे अंतिम पेशवा के तौर पर कौन हुए? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, याद है? बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के द्वारा, है ना, अंग्रेजों ने इनसे सहायक संधि कर लिया था। क्या कर लिया था? सहायक संधि। कब? 1802 में सहायक संधि कर लिया। क्या कर लिया था? 1802 में। 1802 में सहायक संधि कर लिया था। अब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हो गया था मराठा में। और आंग्ल मराठा जो तीसरा हो रहा था, तीसरा युद्ध, आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध जब शुरू हुआ, आंग्ल मराठा का, अंग्रेजों का और मराठों का जब कैवा युद्ध, तीसरा युद्ध शुरू हुआ, तो इस युद्ध में बाजीराव पेशवा जो है ना, इनको हरा देने के बाद कहाँ, इस युद्ध के बाद क्या कर दिया गया था? बाजीराव द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था, यानी कि इनको वहां से भगा दिया गया था। मराठा से कहाँ भगा दिया गया था? तो इनको भगा करके कानपुर में जो जगह है बिठूर, कौन सा जगह है? बिठूर, वहां पे इनको निर्वासित कर दिया गया था। आपको ये कहानी याद है कि नहीं याद है? जब आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद जो है, इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कहानी, कि बाजीराव जो द्वितीय थे, बाजीराव जो द्वितीय थे, उनको क्या कर दिया गया था?
उनको निर्वासित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? निर्वासित कर दिया गया था। और निर्वासित कर देने के बाद गया था, और निर्वासित कर देने के बाद कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको भेज दिया गया था कानपुर के बिठूर में। कानपुर के बिठूर में, बिठूर में किनको भेज दिया गया था? बाजीराव द्वितीय को। ये बातें तो आपको पता है। लेकिन इनको ये कहा गया कि आपको हम लोग अंतिम पेशवा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? अंतिम पेशवा। आपको हम पेशवा मान रहे हैं, पेशवा हम आपको मान रहे हैं, लेकिन आपके बाद जो लोग होंगे, है ना, उनको हम पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं है। है ना, आप एक तरह से अपने मराठों का अंतिम पेशवा हैं, और आपके बाद कोई दूसरा पेशवा नहीं होगा। आप जाकर के कानपुर चले जाइए, बिठूर चले जाइए, और वहीं पर अपना, है ना, घर द्वार बना करके आप वहां पे रहिए। आपको जो है पूरा खर्चा, आपको पेशवा का पूरा खर्चा हम लोग भिजवा देंगे। और इनको जो है से पेशवा के तौर पर, अंतिम पेशवा के तौर पर अंग्रेजों ने माना, और 8 लाख वार्षिक पेंशन, है ना, अंग्रेजों ने इन्हें दिया। तो एक तरह से हम इस बात को भी कह सकते हैं कि कानपुर के बिठूर में इनको क्या कर दिया गया? निर्वासित कर दिया। यहाँ से इनको, मराठा से इनको क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इनको अंग्रेजों ने निकाल दिया, और पूरा का पूरा कब्जा मराठों पर किसने कर लिया? अंग्रेजों ने कर लिया। क्लियर हो गया। लेकिन इनको यह बात कहा कि हम, है ना, आपको पेशवा मानते हैं, हम आपको ताउम्र, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप पेशवा रहेंगे, लेकिन पेशवा सिर्फ नाम के रहेंगे। और उसी वजह से हम आपको आपके खर्च के लिए, है ना, आपके जीवन यापन के खर्च के लिए 8 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। तो ताउम्र माने पूरी जिंदगी, ताउम्र आप पेशवा रहेंगे, आप पेशवा रहेंगे, ध्यान समझिएगा। और 8 लाख वार्षिक पेंशन आजीवन आपको मिलता रहेगा, आजीवन मिलता रहेगा। मिलता रहेगा कब तक? जब तक आप जिंदा हैं तब तक। लेकिन आपके अगली पीढ़ी को हम पेशवा मानने से इनकार करते हैं, और जब आप पेशवा हैं ही नहीं तो हम आपको कोई तरह का पेंशन नहीं देंगे। क्लियर हो गए? यहां तक की बात समझ में आ गई? बाजीराव द्वितीय अब जो है ना, यहाँ पर वहां से निकल जाते हैं। कहां से? मराठा से इनको निर्वासित कर दिया जाता है। इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बाजीराव द्वितीय को अपनी कोई संतान नहीं थी। आ रहा समझ में? इन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया था। इन्होंने क्या किया था? अपना पुत्र बनाया था। हम उसको कहते हैं दत्तक पुत्र। जिस पुत्र को गोद लिया जाता है, आपका अपना पुत्र नहीं हो और दूसरे के पुत्र को गोद लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? दत्तक पुत्र। तो इन्होंने भी गोद लिया, है ना, और दत्तक पुत्र के तौर पर, है ना, उनका नाम था, जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया था उस बच्चे का नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। यही आगे चल करके क्या बने थे? नाना साहेब। इन्हीं को कहा जाता था नाना साहेब, धोंधू पंत। अब जो है से धोंधू पंत इसी बिठूर की धरती पर पले बढ़े, बड़ा हुए, है कि नहीं? और जितना भी बन सका वहां पर खेल कूद करके शिक्षा ग्रहण वगैरह जितना भी सारा चीज होता है, इन्होंने उसी बिठूर में ये किया। इनको सारी बातों का धीरे धीरे पता चला, और जब पता चला इसी दौरान बाजीराव द्वितीय, याद रखिएगा, इसी दौरान बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है ना। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कब? 1851 ईस्वी में। कब हो जाती है? 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये सब सारी बातें हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आंग्ल मराठा युद्ध में ही
इस पर हम लोगों ने चर्चा कर दिया था। आप देखिएगा, वीडियो खोलिएगा तो आंग्ल मराठा युद्ध कर करके, है ना, आपको बताया गया है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। और जब ये बाजीराव मृत्यु हो गया, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु जब हो गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल के तौर पर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। वही डलहौजी जिसने हड़प नीति लाया था। इसने क्या लाया था? हड़प नीति। और इसी ने गोद निषेध प्रथा की शुरुआत की थी। और गोद निषेध प्रथा क्या था कि आपका बच्चा है तो वो वहां का राजा बनेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं है तो आप दूसरे के बच्चा को गोद लीजिएगा, हम लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और वैसी स्थिति में आपका पूरा राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा और अंग्रेजों का शासन हो जाएगा, अंग्रेजों का वहां पर प्रशासन कार्य हो जाएगा। आपको वहां का राजा या पेशवा या जो भी होता है नहीं माना जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत, या इसी को हम लोग कहते हैं हड़प नीति, या इसी को कहते हैं गोद निषेध नीति, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने बड़ी कड़ाई के साथ, है ना, लागू किया था पूरे राज्य पर, पूरे देश में। क्लियर हो गए? और उस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी का जो नया कड़ा कानून था, और उसी समय जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो धोंधू पंत है, नाना साहेब जो हैं, वो लॉर्ड डलहौजी से मिलते हैं। लॉर्ड डलहौजी से बोलते हैं कि भाई, हमारे पिताजी बाजीराव द्वितीय हैं, उन्हें, वह पेशवा थे, मराठों का पेशवा थे, लेकिन आपके जो है इस नीति के विरुद्ध हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें पेशवा घोषित करें, है ना। और पेशवा ही घोषित नहीं करें, बल्कि आप हमें 8 लाख वार्षिक पेंशन हमें मुहैया कराने का कष्ट करें या मुहैया कराएं। लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें बड़ी बेइज्जती के साथ वहां से भगा दिया। और यह बात कह करके कि आपको यह बात जानकारी होनी चाहिए कि नीति का समर्थन आप कीजिए, चूंकि आप दत्तक पुत्र हैं, आप उनके सच्चे वारिस नहीं हैं, इसलिए हम आपको पेशवा मानने से इनकार करते हैं। और पेंशन, जब आप पेशवा ही नहीं हैं तो आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। समझे कि नहीं? और जब आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा तो आप जब पेशवा हैं ही नहीं तो पेंशन कैसा? और इनको जो है से अपने दरबार से लॉर्ड डलहौजी के मिलने के बाद इनको निराशा हुई, असफल हुए, और असफलता के कारण इन्होंने निर्णय लिया कि हम किसी भी स्थिति में, है ना, इन लोगों से मुकाबला करेंगे, इनके विरुद्ध बिगुल फूकेंगे, है ना, इनके विरुद्ध क्रांति लाएंगे और क्रांति करते हुए हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। उन्होंने इस बात से, है ना, ये किया। उन्होंने पेशवा पद के लिए और पेंशन के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। कौन? नाना साहेब। लेकिन नाना साहेब ने इस मामला को सोचा कि क्यों ना हम अपने किसी व्यक्ति को इंग्लैंड भेजें और वहां पर जो है सीओडी में, है ना, तो सीओडी का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या वहां पे अभी महारानी विक्टोरिया है, हम उनसे मिल करके इस बात को रखें ताकि हमको आप पेशवा बनाइए और पेंशन मुहैया कराइए, है ना। तो वे अपने एक खास व्यक्ति, जो नाना साहेब के बिठूर में दीवान के पद पर पदस्थापित था है ना, तो नाना साहेब के यहाँ कौन स्थापित था, और दीवान के पद पर कौन पदस्थापित था? तो उसका नाम था अजीम मुल्ला खान। क्या नाम था? अजीम मुल्ला खान। नाम याद रहेगा? उसका नाम था अजीम मुल्ला खान। अजीम मुल्ला खान। अजीम मुल्ला खान। अजीम मुल्ला खान ने क्या किया कि अंग्रेजों के, अरे ये चला गया कहाँ? इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाकर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ये पूरी बातों को रखा कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के तौर पर नाना साहेब यहाँ पर हमको भेजे हैं। महारानी विक्टोरिया से वो मिला, महारानी विक्टोरिया सारी बातों को सुना, पूरी बातों को सुना जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सुनी, है ना। और वो चाहते हैं कि पेशवा का पद, साथ ही उनको 8 लाख वार्षिक पेंशन मुहैया कराने का ये कीजिए।
लॉर्ड डलहौजी ने भी जो पत्र लिखा था, लॉर्ड डलहौजी ने पूरी कहानी को विस्तार से बताते हुए, है ना, महारानी विक्टोरिया को ही बताया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी बताया, और वैसी स्थिति में, है ना, वहां से भी, इंग्लैंड से भी ये वार्ता इनकी असफल रही। अजीमुल्ला खां जो संदेश लेकर के गया था, इस संदेश को न तो सीओडी ने माना और न ही महारानी विक्टोरिया ने माना, और वहां से वे निराश होकर के अजीमुल्ला खान पूरी कहानी अपने नाना साहब को सुनाया, है ना, कि वो इस बात से मानने के लिए इनकार कर रहे हैं, आपको पेशवा पद देने से इनकार कर रहे हैं, आपको जो है से 8 लाख वार्षिक पेंशन देने से इनकार कर रहे हैं। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी ने कही है वही बात उन लोग भी वहां पे बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो आपको पेशवा मानने से इनकार करते हैं। तो निश्चित तौर पर क्रांति की ज्वाला यहाँ से भड़केगी, निश्चित तौर से क्रांति की ज्वाला यहाँ से क्या हो जाएगी, भड़केगी। इस बात को लेकर के उन्होंने बहुत शोरगुल मचाया, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया, अंग्रेजों के खिलाफ गुटबंदी की, और गुप्त तरीके से, है ना, गुप्त तरीके से वे लखनऊ, है ना, इसके साथ ही बिहार, पटना जिसको कहते हैं, या फैजाबाद, या कह सकते हैं कि झांसी, या कह सकते हैं आपकी मने कानपुर में, मैंने पूरे वैसे लोग जो उनका समर्थन कर रहे थे उन लोगों के बीच में भी, या बरेली में भी, फतेहपुर में भी, है ना, ये मैंने गुप्त तरीके से मीटिंग अपना बनाना शुरू कर दिया। इनके सहयोगी के तौर पर, नाना साहेब के सहयोगी के तौर पर, इनके मित्र कहिए या सहयोगी कहिए, तात्या टोपे भी इनके साथ में थे, और अजीमुल्ला खां भी इनका बहुत खास आदमी था। वे एक तरह से तीनों ने, है ना, सभी जगहों पर जा करके, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, बरेली हो, फतेहपुर हो, है ना, झांसी हो, बिहार हो, पटना जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, इन सारी जगहों पर गुप्त तरीके से इन्होंने बैठक किया और कहा कि हम बहुत जल्दी, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आगाज करेंगे, और आप लोग भी अब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कीजिए, है ना। ये अंग्रेज अगर नहीं आप क्रांति करते हैं तो अंग्रेज हम सभी लोगों पर धीरे धीरे अपनी शासन व्यवस्था को बढ़ाएगा और हमें फिर अपना गुलाम बना लेगा। इन बातों को वो रखते थे, और उन्होंने यह भी सूचना दिया कि हो सकता है कि 31 मई 1857 से हम अपना आंदोलन, हम अपनी क्रांति शुरू कर देंगे। यह बात को उन्होंने गुप्त तरीके से प्रचारित कर दिया था। क्लियर हो गए आप लोग? गुप्त तरीके से उन्होंने प्रचारित कर दिया था। लेकिन इस बात को आप ध्यान से समझिए कि इनका विद्रोह का कारण क्या था, आप लोगों को समझ में आ गया। चूंकि इनको पेशवा का पद अंग्रेजों के द्वारा नहीं मिला, इनको 8 लाख वार्षिक पेंशन नहीं दिया गया, इस बात का विरोध करने के लिए, इस बात के विरुद्ध उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत किया। क्रांति की शुरुआत जो है, और आपको मुख्य तरीके से कहें तो 10 मई से ही शुरू हो चुका था, जो मेरठ में था, है ना, मेरठ से शुरू हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही 10 तारीख को सैनिकों ने जो विद्रोह किया था और 11 और 12 मई को इन लोगों ने कब्जा कर लिया था दिल्ली पर, है ना, वहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, और अंग्रेजों को खदेड़ करके वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया था। तो एक तरह से कहें तो क्रांति की बिगुल कितना तारीख को फूंक दिया गया, 10 मई से ही शुरू हो गया। अब इधर नाना साहेब भी क्रांति की शुरुआत जो करना चाहते थे 31 मई से, तो इनके पहले ही जब क्रांति की शुरुआत हो गई तो इसके बाद जो है नाना साहेब ने क्या किया कि एकदम 5 जून 1857 से 5 जून 1857 से ये अपनी क्रांति की शुरुआत कर दिया। कितना तारीख से? 5 जून 1857। अब आप इस बात को समझिए, 4 जून 1857 में क्रांति जो है शुरुआत हो गया कहाँ? लखनऊ। और 5 जून, ठीक एक दिन के बाद, ये क्रांति की शुरुआत कहाँ हो गई? कानपुर। और कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे कौन? मुख्य रूप से जो नेतृत्व करता थे, आपसे पूछा जाएगा कि जो 1857 की क्रांति में कानपुर से मेन जो मुख्य नेतृत्व करता थे, उनका नाम क्या था? तो नाम में आप नाना साहेब को ही लिखेंगे, समझे कि नहीं? हालांकि नेतृत्व कर रहे थे 3 लोग। कितने लोग कर रहे थे? 3 लोग। तो नेतृत्वकर्ता के तौर पर मुख्य रूप से कौन थे?
नाना साहेब, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, धोंधू पंत। इनका नाम क्या था, धोंधू पंत। दूसरा व्यक्ति थे तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे, है ना, इनके सहयोगी के तौर पर थे, जिनका पुराना नाम कह सकते हैं या पुकारू नाम कह सकते हैं, है ना, कि क्या था इनका पुकारू नाम, तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था इनका, रामचंद्र पांडुरंग। इनका नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था इनका, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को कहा जाता था। और एक इनका खास व्यक्ति था जिसका नाम था अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान। ये तीनों व्यक्तियों ने 5 जून मई के बाद जून ना होता है, हाँ, 5 जून 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिया अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर से। तो याद रहेगा, याद रहेगा। 1857 की क्रांति किस तारीख को शुरू हुई, तो मुख्य रूप से 10 मई 1857 को, है ना। धीरे धीरे यह चिंगारी बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई, मेरठ से कहाँ पहुंच गई, लखनऊ। लखनऊ में कितना तारीख से, 4 जून 1857 को। वहां का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बेगम हजरत महल। और 5 जून 1857 की क्रांति कानपुर में भी शुरू हो गई। और उसके मुख्य तरीके से, मुख्य तौर पर वहां पे क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, नाना साहेब। लेकिन साथ में कितने लोग थे, 2 अन्य लोग थे, जिनका नाम था तात्या टोपे और अजीम मुल्ला खान, जो इंग्लैंड गया था, है ना, इंग्लैंड गया था, नाना साहब की बात को वहां पर रखा था, लेकिन इसकी बात को इनकार कर दिया गया था, इनकार कर दिया था, है ना, महारानी विक्टोरिया ने। और महारानी विक्टोरिया या सीओडी ने कहिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहिए। और जब वहां से ये निराश हो गए, यही कारण बना इन लोगों के क्रांति का, इन लोगों के क्रांति का। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब स्थिति देखिए, अब यहाँ पर हुआ है, इस तरह की बातें जब हुई हैं तो ध्यान से समझिए। ये तीनों नेतृत्वकर्ता के तौर पर कानपुर का बागडोर संभाले हुए थे कि हम अंग्रेजों से भिड़ेंगे, अंग्रेजों को हराएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देंगे। कहाँ से, कानपुर से। क्लियर हो गए, कानपुर से अब इन लोगों का विदाई तय है। इन लोगों ने योजना बनाई थी और पहले ही सब जगह सूचना दे दिया था कि आप लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ होइए और अंग्रेजों का विद्रोह कीजिए, ताकि अंग्रेज सब पर दमन न कर सके। ये बात इन लोगों ने समझा, इन लोगों ने जाना। अजीमुल्ला खां, है ना, तात्या टोपे और नाना साहेब, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। और बुलंद करते हुए जो है लड़ाइयां शुरू कर दी। और लड़ाई शुरू कर दिया तो परिणाम देखिए क्या होता है। अब यहां से बात को समझिए, अब स्थिति को समझिए, थोड़ा छोटा करते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए, दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। चलिए, अब इस मैटर को बहुत अच्छे से समझिए। अब वहां पे हुआ है क्या चीज, कि वहां का कानपुर में जो अंग्रेज पदाधिकारी है, जो पूरे कानपुर कंस्टिट्यूएंसी को देख रहा है, पूरे कानपुर को वो देख रहा है, तो वहां पर जो अंग्रेज जनरल है, अंग्रेजों का जो जनरल है, वहां पे अंग्रेज जनरल, क्या नाम है, अंग्रेज जनरल कौन है, व्हीलर। कौन नाम है, क्या नाम है इसका, व्हीलर। जैसे व्हील देखते ना, व्हील, व्हील में चक्का, तो इसका नाम था व्हीलर। क्या नाम था, व्हीलर। वहां का अंग्रेज जनरल कौन था, कानपुर का, व्हीलर। अंग्रेज जनरल कौन था, व्हीलर। अंग्रेज जनरल जो व्हीलर था, है ना, वह इस बात को, उसको खबर लग गई कि हम लोगों पर आक्रमण होने वाला है ना। ये तीनों लोग जो है, नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां के नेतृत्व में कानपुर के प्रत्येक सैनिक हम लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। वहां का प्रत्येक, है ना, लोग जो है से हम लोगों से युद्ध लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका है। इस बात की जानकारी अंग्रेज जनरल पदाधिकारी, जिसका नाम व्हीलर है, उसको पता चल जाता है। और जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वह अपने किले की किलेबंदी करता है। वह अपने किले की क्या कर लेता है, किलाबंदी। वह अपने किले की किलाबंदी कर लेता है।
किलाबंदी का मतलब होता है कि किला बहुत बड़ा होता था और उस किले में हर व्यवस्था होती थी और उसमें हजारों हजार व्यक्ति को ठहरने रहने और सब शस्त्र को रखने की क्षमता होती थी, वह किला होता था। तो जहां पर कानपुर में अंग्रेजों का किला था गंगा किनारे, वहां पर जो है वो अपना किलाबंदी कर लिया। किलाबंदी के मतलब कि व्हीलर ने चारों तरफ से, किले के चारों तरफ से ऊपर ऊपर, है ना, इन लोगों से लड़ने के लिए तोप, गोले, राइफल, जो भी व्यवस्था थी वह तैनात कर चुका था, है ना, वह तैनात कर चुका था कि जैसी भी स्थिति होगी हम इन लोगों से युद्ध करेंगे। तो वो अपना किलाबंदी में लड़ाई के लिए अपने अंग्रेज पदाधिकारियों के साथ, अंग्रेज सैनिकों के साथ, है ना, भारतीय सैनिकों के साथ लड़ने के लिए वो तैयार था, क्योंकि अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे। तो जो जिनको लगता था कि अंग्रेज सब दिन शासन करते ही रह जाएंगे, वैसे लोग अंग्रेजों का ही साथ देते थे, है ना। और इधर जो है नाना साहेब अपने भारतीय सैनिकों के साथ, एक तरह से अपने जो सैनिक बनाए हुए थे उन लोगों के साथ भी मोर्चा संभाल चुके थे। अब अंग्रेज जो है, जितने भी अंग्रेज कानपुर में थे, सारे अंग्रेजों को, उनकी पत्नियों को, माने महिलाओं को, उनके बच्चों को इस किले में अंदर कर लिया गया था, ताकि जो है कोई भी भारतीय इन अंग्रेजों पर हमला न कर सके। सारे को बचाने के ख्याल से व्हीलर ने तमाम अंग्रेज के जितने भी औरतें, बच्चे और लोग थे, सबको किले के अंदर में किलाबंदी से सुरक्षित कर लिया था और लड़ाई करने के लिए वो तैयार हो चुका था। चारों तरफ से नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीम मुल्ला खान के जितने भी सिपाही थे, भारतीय सैनिक थे, चारों तरफ से उस किले की घेराबंदी इन लोगों ने भी कर लिया। चारों तरफ से खड़े हो गए, कुछ घोड़े के साथ, कुछ पैदल, कुछ हाथी पर सवार होकर के, जिसको जैसे हुआ उस हिसाब से, है ना, बड़े तरीके के साथ नाना साहेब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और चारों तरफ से किले की घेराबंदी कर दिया। इन लोगों ने भी किले को घेर लिया। अपने तोप, राइफल जो भी था इनके पास, उस हथियार के साथ, तलवार, भाला, गणासा जो भी होता है, उसके साथ वहां पर वो तैनात हो गए। दोनों तरफ से काफी गोलियों की बमबारी हुई, बम की बारी हुई, गोलियों से आवाजें, धाएं धाएं की आवाजें सुनाई देने लगी, कुछ तोप भी चलने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों तरफ से मुकाबले क्या हो गए, शुरू हो गए। दोनों तरफ से लड़ाइयां शुरू हो गई। कहाँ? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। अब दोनों तरफ से लड़ाई होते 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 एक समय ऐसा आया कि व्हीलर इस बात को समझ गया कि अब इन लोगों के सामने, भारतीयों के सामने टिकना बहुत मुश्किल है, और जब टिकना बहुत मुश्किल है तो मरने से अच्छा है आत्मसमर्पण कर देंगे, हार हम स्वीकार करते हैं। और वहां पर अंग्रेजों का क्या हो गया, पराजय हो गया। अंग्रेज वहां हार गए, समझे कि नहीं? अंग्रेज वहां हार गए। कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीम मुल्ला खां की क्या हो गई, जीत हो गई। और वहां पर हार हो गई किसका, अंग्रेजों का। अंग्रेज अब सोच रहे थे कि भैया जब हम हार मान लिए हैं तो मौत से बढ़िया है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें। और उन्होंने, व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, एकदम बोला कि अब हम आप लोगों से हार चुके हैं, अब हमें आप जिंदा छोड़ दीजिए, हम हार स्वीकार करते हैं। और ये किला आज से आप लोगों का, कानपुर के उस किले में जो अंग्रेजों का बनाया गया किला था, अंग्रेज उस पर शासन कर रहे थे, उस पर जो है ना, इन पेशवाओं का, इन मराठों का झंडा गड़ गया और अपना झंडा वहां लगा लिए। और एक बार ये भी झंडा लगा लिए, उजला झंडा भी लगा लिए कि अब हम युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं, अब हम शांति चाहते हैं। ये भी बात किसने रखा, नाना साहेब ने। आप कानपुर से अब हटने की चर्चा शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसके पहले भी एक बात ये हुई थी कि वहां पर भी जो पदाधिकारी था, जिसका नाम था हेबलॉक, क्या नाम था, हेबलॉक, जो लखनऊ में भी अंदर गया से निकल भी नहीं किया, है कि नहीं। और दूसरा जो कर्नल था जिसका नाम था नील, क्या नाम था, नील। तो हेबलॉक और नील यहाँ भी क्या हुए थे कि कानपुर में
व्हीलर को बचाने के लिए या व्हीलर की सहायता करने के लिए पहुंचे, लेकिन इन लोगों को भी है ना नाना साहेब तात्या टोपे ने एकदम हरा दिया, युद्ध में भी हरा दिया। थोड़ी सेना की टुकड़ी लेकर के इन लोग गए थे उन थोड़ी सी टुकड़ियों को इन लोगों ने एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया और पूरे के पूरे अंग्रेजी सेना को इन लोगों ने हरा दिया, है ना। ये तीनों मिल करके अंग्रेजी सेना को ध्वस्त कर दिया। और यहाँ भी हैवलॉक, याद रखिएगा, हैवलॉक और कौन, कर्नल नील, ये लोग दोनों जो अंग्रेज थे जो अपनी टुकड़ियों के साथ आए थे, ये भी असफल रहे। ये भी जो है से पराजय का इनको सामना करना पड़ा। और शांति अभी चाहते थे तात्या टोपे, ये सब नाना साहेब, ये सब कि हम जो है से शांति पूर्वक, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं, कानपुर अब मेरा हो गया, अब यहाँ पर अब किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। और स्वयं को नाना साहेब ने, अपने आप को नाना साहेब ने कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया, है ना। कानपुर का पेशवा क्या कर दिया, घोषित कर दिया। कानपुर का पेशवा घोषित करने का मतलब कि अब हम यहाँ के राजा हैं, पेशवा हैं, और पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा जो है से कार्य अब नाना साहेब के नेतृत्व में ही होगा। जैसे नाना साहेब कहेंगे वैसे अब यहाँ का विकास होगा, यहाँ की बात होगी, और अब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन खत्म माना जाएगा। क्लियर हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गए, अपने आप को उन्होंने पेशवा घोषित किया और पूरा खुशी मनाई गई कि अंग्रेज अब हार रहे हैं, अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ दिया गया है ना। अब हुआ क्या कि जब कानपुर से अंग्रेज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अंग्रेज अब खदेड़े जा रहे थे, अंग्रेज अब यहाँ से हटाए जा रहे थे। तात्या टोपे और नाना साहेब ने, एक बात मैं कहूंगा कि नाना साहेब चूंकि भारतीय थे, दिल में दया थी इनकी, उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया, अंग्रेजों ने जब आत्मसमर्पण किया, महिलाओं बच्चों को इन्होंने नहीं छुआ और महिलाओं बच्चों की हत्या इन्होंने नहीं किया, है ना। बहुत सारे सैनिक इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से, चूंकि युद्ध हो रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा कि बिना मरे हुए युद्ध होगा, कुछ न कुछ सैनिक मारे गए थे। ये सब सारे सैनिकों को वहां से मैंने हटा दिया गया। और अब जो आत्मसमर्पण जब व्हीलर ने किया, जब हैवलॉक ने किया, जब नील ने कर दिया, तो नाना साहेब के सहयोग से ही, नाना साहेब के सहयोग से ही बचे हुए जितने भी अंग्रेज थे, उनके बीवी बाल बच्चे थे, उन महिलाएं जितनी भी थी, या जो भी भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, उन लोगों को इलाहाबाद में, कहाँ पे, इलाहाबाद में आपातकालीन कार्यालय था, कैंप था, तो इलाहाबाद में आपातकालीन कार्यालय में लाया जाना था। और इसके लिए 24 गो नाव गंगा नदी के तट पर लगे हुए थे। कितने नाव, 24 नाव, समझ में आ रहा है सबको। 24 नाव जो है इनके लिए लगे हुए थे कि अब इनको कानपुर से यहाँ से विदा होना है। अब इन लोग चूंकि सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए इन पर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करेगा। इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर, आत्मसमर्पण नहीं करता तो सबकी हत्या हो जाती, है ना। लेकिन व्हीलर ने यहाँ पर चालाकी कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम हार मान चुके हैं, है ना, आप लोग अपना किला रखिए, कानपुर से हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो चले जाएंगे, तो नाना साहब ने कहा कि जब आत्मसमर्पण हो गया है तो किसी को और मारने की जरूरत नहीं है कि नहीं। और इस स्थिति में जो है अब वहां से अंग्रेज पलायन कर रहे थे, और पलायन करने के लिए जो है इनका गंगा नदी के तट पर 24 गो नाव रखा हुआ था। 24 नाव पर अंग्रेज सवार हो चुके थे अपने पूरे महिलाओं के साथ, बाल बच्चों के साथ, है ना। कुछ उसमें महिला भी थी, कुछ उसमें पुरुष भी थे, कुछ उसमें बच्चे भी थे, कुछ नौजवान भी थे, कुछ व्यापारी भी थे, है ना, कुछ अंग्रेजों के चाटुकार भी थे। सारे लोगों को नाव पर सवार करके यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही वे लोग गंगा से निकल ही रहे थे, गंगा नदी को पार ही कर रहे थे, क्रांतिकारियों के दल के द्वारा 2 घटनाएं वहां पर हो गई। अब कौन कौन से 2 घटना हो गई इसके बारे में जानिए। जबकि नाना साहेब इस बात को बता चुके थे कि अब इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, इसलिए इन पर कोई भी हमला करने की जरूरत नहीं है। इन लोग पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके अब इलाहाबाद इमरजेंसी कैंप में अपना जा रहे हैं।
है ना, अपना कार्यालय में जा रहे हैं। अब ये लोग कानपुर नहीं रहेंगे, तो ये लोग खाली कर रहे थे। लेकिन नदी को पार करते हुए दो घटना घटी। नदी को पार करते हुए कितना घटना घट गया? दो घटना। पहली जो घटना घटी, और ये घटना समझिए कि अनजाने में घट गई। इस पर जो है से नाना साहब का कोई नेतृत्व नहीं था, तात्या टोपे का कोई नेतृत्व नहीं था, अजीमुल्ला खान का कोई नेतृत्व नहीं था, है ना। उन लोगों ने तो कहा कि भैया जब आत्मसमर्पण कर दिया तो इनको मारने की जरूरत ही क्या है। अगर जब मान के चलिए कि आत्मसमर्पण नहीं होता तो क्या 24 गो जहाज में जो अंग्रेज जा रहे थे, क्या उनको समाप्त नहीं किया जा सकता था? किले में ही उनको समाप्त कर दिया जाता। लेकिन नाना साहेब ने अपनी दया को दिखाते हुए आत्मसमर्पण ही जब कोई कर दिया तो उसको फिर मारने से कोई फायदा नहीं है। तो हुआ क्या कि वहां पर एक घाट है जिसको कहते हैं सती चौरा घाट। गंगा नदी में एक घाट है जिसका नाम है सती चौरा घाट। हालांकि इस घाट का नाम अब बदल करके हो गया है नाना राव घाट, है कि नहीं। पहले इसका नाम था क्या चीज? सती चौरा घाट। समझ में आ गई बात? तो इस सती चौरा घाट में ये हुआ क्या चीज कि जैसे आज के जैसा वहां पे पहले मोबाइल तो था नहीं, कोई बात को तो कहा जाता था मुंह के द्वारा ही, कोई सूचना लेकर के ही जाता था। तो नाना साहेब की ये जो बातें थी पूरी तरह से क्रांतिकारियों के दिमाग में ये नहीं बना। जब इन लोग जा रहे थे नाव में सवार होकर के तो कुछ क्रांतिकारी दल को ऐसा लगा कि अंग्रेज चुप्पे चोरी यहाँ से भाग रहे हैं, है कि नहीं। तो क्यों न इनकी हत्या यहाँ पर कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्यों न यहाँ पर हत्या कर दिया जाए, क्यों अंग्रेज यहाँ पे बचे हुए रहेंगे। और एक क्रांतिकारी जो दल था जिसने क्या किया, इन लोगों पर नाव सती चौरा घाट पर हमला कर दिया अंग्रेजों पर। और अंग्रेजों पर हमला जब कर दिया तो बहुत सारे अंग्रेजों को वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए, जबकि नाना साहेब इस बात को नहीं चाहते थे और इस बात को जानते भी नहीं थे। समझे कि नहीं? इस बात को नहीं जानते थे, इसके बावजूद भी अब समझ में नहीं आया या जानबूझ करके। जैसे देखिए, अब मान के चले कि इतने सारे बच्चे इसमें हैं तो सबका दिमाग एक जैसा हो, ये संभव नहीं है। इसमें से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अरे ये तो अंग्रेज भाग रहा है, अंग्रेज ने तो हम पर अत्याचार इतना सारा किया, क्यों इनको जिंदा बच करके हम जाने देंगे। उसी दरमियान क्या किया कि इन लोगों ने हमला कर दिया, और हमला जैसे ही हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज वहां पे 24 को जो नाव था उसमें जो सवार थे उसमें से बहुत सारे अंग्रेज मार दिए गए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाओं को, है ना, भारतीय सैनिकों ने या भारतीय क्रांतिकारियों ने उनको मौत के घाट वहां पर उतार दिया। हालांकि नाना साहब ने इस बात का समर्थन नहीं किया, है नहीं, बोला कि गलत हुआ है। अब स्थिति क्या होती है सो समझिए। उसमें से एक महिला बच जाती है, इस हमले में एक महिला बच जाती है। वह जो महिला बचती है जिसका नाम है हर्ट अस्टेट। क्या नाम है उसका? हर्टे अस्टेट। एक महिला है जिसका नाम है, अंग्रेजी महिला है, हर्टे अस्टेट। उसने कहा है इस बात को अपनी लेख में, कहा है कि नाना साहेब जो हैं, नाना साहेब जो हैं वो निर्दोष हैं। उन्होंने तो आत्मसमर्पण के बाद ही हम लोगों को इलाहाबाद कैंप में जाने की पूरी व्यवस्था किया, है ना। मैं उनको दोषी नहीं मानता हूं। अगर नाना साहेब नहीं होते तो शायद जो है सही 24 को नाव भी हमें प्राप्त नहीं होता, हम भी नहीं बच पाते। ये जो क्रांतिकारियों की एक दल है जो नाना साहेब के द्वारा गठित नहीं है, उन दलों ने, या हो सकता है कि नाना साहेब का ही अगर वो दल है लेकिन उस नाना साहेब की बात को समझ नहीं पाया और उस स्थिति में जो है हम लोगों पर हमला किया है। इस हर्टे अस्टेट ने एक बात साफ कर दिया अपने लेख के माध्यम से, सबों को बताया कि इसमें नाना साहेब निर्दोष हैं और इस हत्या का जिम्मेवारी नाना साहेब की नहीं है। समझ में आ गई बात? क्योंकि उनको अगर मारना होता, अगर वे ऐसा चाहते तो वो तो हम लोगों को किले में ही मार दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ही हम लोगों को इलाहाबाद यहाँ से जाने की अनुमति भी दिया और उन्होंने ही यहाँ तक आने का व्यवस्था भी किया। इसलिए हम उनको अपना दुश्मन नहीं मानते हैं और इसमें इनका हाथ नहीं है। ये हर्टे अस्टेट नामक एक महिला जो बची थी उस नाव में, उसने यह बयान दिया। तो पहली घटना ये हुआ, है कि नहीं है। और ये जो है हर्टे अस्टेट वाली जो घटना है, तो वहां पर एक मैसाकर घाट
मैसाकर घाट जो है वहां पर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया मैसाकर घाट, मैंने लाशें बिछा दी गई, बहुत सारी लाशें बिछा दी गई है ना, इसलिए उस घाट का नाम क्या कर दिया गया, मैसाकर घाट। हालांकि उसको बदल करके अब नाना राव घाट कर दिया गया है, मैसाकर घाट को हटा करके नाम नाना राव घाट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों के बहुत सारे लोगों की हत्या हो चुकी थी, इसीलिए उसका नाम मैसाकर रख दिया गया था। क्लियर हो गए। तो हर्टे एस्टेट ने नाना साहेब को क्या कहा, निर्दोष साबित किया अपने लेख में। नाना साहेब को अपने लेख में क्या कहा है, निर्दोष कहा है। क्या कहा है, निर्दोष, कि इसमें इनकी गलती नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि बीबी घर हमला घटना, दूसरी घटना, पहली घटना तो हो गया सती चौरा घाट घटना, घाट की घटना, और दूसरी जो घटना हुई है इस घटना का नाम है बीबी घर घाट, बीबी घर घटना, बीबी घर का घटना। तो बीबी घर या बीड़ी घर या बीड़ी घाट कहिए, जो भी कहिए, बीबी घर क्या था इसके बारे में, इस बीबी घर घटना के बारे में आप लोग समझ लीजिए, बीबी घर घटना के बारे में समझ लीजिए। जो बचे हुए अंग्रेज, जो इसमें जो 24 नाव पर सवार होकर के जो अंग्रेज आ रहे थे, उसमें जो कुछ अंग्रेज बच चुके थे वो आकर के शरण लिए कहाँ, बीबी घर में आकर के शरण लिए। कहाँ शरण लिए, बीबी घर में आकर के शरण लिए। वहां पर एक भारतीय महिला थी, एक भारतीय महिला थी, उस भारतीय महिला का नाम था हुसैनी खातून। क्या नाम था, हुसैनी खातून। उसी ने इन लोगों को यहाँ पे देख रेख के लिए उसको रखा गया था, है ना, और किसी भी तरह से कोई कमी नहीं हो, खाना पीना अच्छा से मिले, इस बात के लिए उसको रखा गया था हुसैनी खातून को। हुसैनी खातून को जब वहां पर रखा गया कि आप इसकी देखभाल कीजिए, तो वहां पर होता क्या है सो समझिए। अब यहाँ से इस पूरी घटना की जानकारी कैंपबेल को मिल चुकी थी। किसको मिल चुकी थी, कैंपबेल, वही कैंपबेल जिसको लखनऊ की घटना में हमने कहा था कि जब वह अपने पूरी शक्ति के साथ आया तो लखनऊ की पूरे गलियों को तबाही मचा दिया था, लाशों का ढेर बिछा दिया था, और वहां के लखनऊ की क्रांति को दमन कर दिया था। बेगम हजरत महल को नेपाल भागने पर विवश कर दिया था, उसके बेटे को नेपाल भागने पर विवश कर दिया गया था, है ना। वही कैंपबेल पूरी ताकत के साथ फिर से कानपुर की तरफ डग डग करते हुए अपने पूरे भरपूर सैनिकों के साथ चला रहा था। समझ में आ गई बात। वही कैंपबेल अंग्रेज प्राधिकारी जो लखनऊ की गली गली में लाशें बिछा दिया था, वही कैंपबेल अब कहां से, लखनऊ से कहां पहुंच रहा है अपने सैनिकों के साथ, कानपुर की ओर आ रहा है। उसे यह पता चल चुका था कि कानपुर में भी हम पराजित हो चुके हैं, फिर से कानपुर को, है ना, अंग्रेजों के हाथों पर, अंग्रेजों के ही सत्ता में रहने की वजह से कैंपबेल अपने पूरे दल बल के साथ, भारी सैनिकों के साथ, है ना, हाथी घोड़े पैदल सैनिकों के साथ बड़ी मात्रा में कहां पहुंच रहा था, कानपुर। कहां पहुंच रहा था, कानपुर। अब यहां यह घटना किसने करवाया या यहाँ पे यह घटना कैसे हुआ, यह पूरी तरह से जानकारी इतिहासकारों का नहीं है। शायद कैंपबेल के डर से कि और तबाही न मचा दे, यहाँ पर एक गुट ने हमला किया, है कि नहीं, एक गुट ने हमला किया, और अंग्रेज के जितने भी यहाँ पे बच्चे, जितने भी यहाँ पे सैनिक, बचे हुए सैनिक या महिला या जो भी लोग बचे हुए थे, सबको यहाँ पे कत्लेआम कर दिया गया। सबको यहाँ पर क्या कर दिया गया, कत्लेआम। कहाँ, बीबी घर घटना में, यानी कि बीबी घर में। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर घटना का अंजाम ये हुआ कि यहाँ पर जो है इन सबों को, यहाँ पर इन सबों को क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, जो बचे हुए सैनिक थे, है ना। सती चौरा घटना के बाद जो सैनिक बचे थे उनको, ऐसा कहा जाता है कि शायद हुसैनी वहां पर जो देख रेख कर रही थी, हुसैनी खातून ने भी शायद उसी के प्रभाव से या उसी के
है ना माध्यम से या किसी गुट से मिल करके, है ना, उसने हत्या करवा दिया या किसने हत्या करवा दिया, या अंग्रेज को लगा कि फिर से कैंपबेल की सेना को देख करके कि फिर से क्रांतिकारी हम लोग की तरफ आक्रमण कर रहे हैं, है ना, या किसी भी वजह से यहाँ पे जितने भी सैकड़ों सैनिक बने थे, सैकड़ों अंग्रेज बचे थे, उसका इस कांड में हत्या कर दिया गया। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। अब स्थिति यहाँ पे भयंकर हो गई। कैंपबेल अपने सैनिकों के साथ कानपुर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कानपुर। कानपुर पहुंचने से पहले इस जगह पर देखा कि मेरे बहुत सारे सैनिक या बहुत सारे अंग्रेज बच्चे या बहुत सारे अंग्रेज महिलाएं मार करके पार दी गई हैं। तो वो क्या हुआ और उसको कहाँ डाल दिया गया था? वहीं पर एक ठो कुआं बना हुआ था, उस कुएं में डाल दिया गया। अब इसको आओ न देखा ताओ, ये भारत के चाहे निर्दोष व्यक्ति रहे या दोषी व्यक्ति रहे, उसने क्या किया कि वहां बरगद का एक पेड़ था। क्या था? बरगद का एक पेड़ था, बूढ़ा बरगद। आज भी कानपुर में जाइएगा तो इस बीबी घर के पास देखिएगा कि एक कुआं आज भी है जो पूरी कहानी कहता है। आज भी वहां पे बरगद का पेड़ है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस कैंपबेल ने आदेश दिया कि जो भी भारतीय पकड़े जाएं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, महिला हो, कोई मतलब नहीं है, सबको सबको इस पेड़ के नीचे फांसी की सजा दे दो। क्या दे दो? फांसी की सजा दे दो। जब उसने अपने लोगों को मरते हुए कटते हुए देखा तो वहां पर उस बरगद के पेड़ में 133 भारतीयों को, कितना भारतीयों को? 133 भारतीयों को, 133 भारतीयों को एकदम फांसी की सजा वहां दे दिया। उस बरगद के पेड़ पर एकदम लाशें बिछा दिया, सबको फांसी पर लटकवा दिया। किसने? कैंपबेल ने। और वहां जो बरगद का वो पेड़, चारों तरफ से लाशों के ढेर से एकदम रस्सी बांध बांध करके जब हत्या कर दिया गया, तो सोच सकते हैं कि कैसा दृश्य लगता होगा। कोई एक व्यक्ति फांसी लगा ले तो कितना ये लगता है कि बाप रे बाप। और 133 भारतीयों को कैंपबेल ने उसी कुएं के बगल में, बीबी घर में जो कुआं था, उसी कुएं के बगल में जो बरगद का पेड़ था, 133 निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, फांसी की सजा दे दी। और वहां से कानपुर की ओर प्रस्थान किया। कहां प्रस्थान किया? कानपुर की ओर प्रस्थान किया। और कानपुर प्रस्थान किया तो अपनी पूरी ताकत से यहाँ नाना साहेब, तात्या टोपे, है ना, या कह सकते हैं अजीम मुल्ला खां के जितने भी भारतीय सैनिक थे, एकदम वही क्रांति, वही कहानी दोहरा दिया जो उसने कहानी लखनऊ में दोहराया था, लखनऊ में किया था। उसी कहानी को ये कानपुर में दोहरा दिया और A to Z भारतीयों को काटना शुरू कर दिया, सबको गोलियों से भुनना शुरू कर दिया, तोपों से प्रहार करना शुरू कर दिया। और जिस व्हीलर को, जिस, है ना, हैवलॉक को, जिस नील को नाना साहेब ने भगाया था, अब जो है कैंपबेल के सामने हारते हुए नजर आने लगे। एक एक भारतीयों पर बिना वजह गोलियां बरसाई जाने लगी, बिना वजह जो है ना, क्रांतिकारियों के साथ साथ हर भारतीयों को मौत का घाट उतार दिया गया, तलवारों से काट दिया गया, भालों से भोंक दिया गया, है ना, तोपों से लाशें बिछा दी गई, एक एक गली लाशों से पाट दी गई। एक एक घर में जैसे मानो लगता था कि कोई कोहराम आया हुआ है, पूरी की पूरी लाशें बिछा दी गई, है ना। एकदम कैंपबेल ने ऐसा कोहराम मचाया जैसे मानो, है ना, काली माता का स्वरूप धारण कर करके असुरों का वध जैसे होता है, उसी तरह से जो है भारतीयों का वध कर दिया था। किसने? कैंपबेल ने। समझे कि नहीं? और इस आतंक का प्रभाव इतना हुआ कि नाना साहेब को कानपुर छोड़ करके भाग जाना पड़ा। नाना साहेब को, है ना, कानपुर छोड़ करके वहां से वो क्या हो गए? भाग गए, है कि नहीं।
और भाग करके, है ना, मैंने निकल गए नेपाल की तरफ, समझे कि नहीं। और फिर वहीं से जो है से उन्होंने बहुत सारे लोगों का नेतृत्व किया, बहुत सारे लोगों पर ये हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि इनके माने मृत्यु जो है, ये मृत्यु कब हुई है पूरी तरह से ऐसा नहीं है, लेकिन अजीमुल्ला खां के एक लेख में, उनके किताब में यह बात का जिक्र है कि 1902 ईस्वी में शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी नाना साहेब की 1902 ईस्वी में उनकी शायद मृत्यु हो गई है ना। हालांकि वहां से उन्होंने बहुत सारे जगहों पर नेतृत्व किया, बिहार का भी नेतृत्व किया। मैंने बिहार का नेतृत्व नहीं किया, वहां पे अपना जो सजेशन होता था या लड़ाई लड़ने की जो तरीका था उसको बताने का काम किया। उस युद्ध में बहुत भयंकर युद्ध था, पूरा कानपुर लाशों की ढेर ढेर लगा दिया था, हर गली में लाशें बिछी थी, एकदम लखनऊ से भी भयंकर, लखनऊ से भी भयंकर यहाँ पे कैंपबेल ने कांड कर दिया था, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। और वहां फिर से अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेज वहां पर जीत गए और पुनः कानपुर पर अंग्रेजों का शासन हो गया। वहां से जो ये अपना झंडा गाड़े हुए थे सबको हटा दिया गया और फिर से वहां पे अंग्रेज स्थापित हो गए। यानी कि कैंपबेल ने लखनऊ में भी अपना कमाल दिखा दिया और कानपुर में भी अपना कमाल दिखा दिया। और इस स्थिति से निकलते हुए तात्या टोपे जो है सब भाग गए। और तात्या टोपे कहाँ भागे? झांसी, जहां लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रहे थे। कौन नेतृत्व कर रही थी? वहां से जान बचा करके तात्या टोपे कहाँ भागा? झांसी में। और झांसी भाग करके झांसी रानी से मिला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिला और वहां पर सारी घटनाओं का जिक्र किया और उसको शामिल किया गया। भूमिगत हो गए, दोनों भूमिगत हो गए थे, है ना। ये भी भूमिगत हो गया, वो भी भूमिगत हो गया। और तात्या टोपे जो है, और क्या बताया जाए, तात्या टोपे जो है ये झांसी की रानी के साथ मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, उनके साथ जो है मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है से मोर्चा खोला, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगले चैप्टर में हम लोग झांसी की रानी ही पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? झांसी की रानी में। कल जो क्लास चलेगा उसका क्लास किस चीज का होगा? झांसी की रानी का ही क्लास होगा। और तात्या टोपे क्या होता क्या है कि मारवाड़ी का एक राजा है जिसका नाम है मानसिंह, जिसका नाम क्या है? मानसिंह, है कि नहीं? मारवाड़ी राजा मानसिंह, है ना। उसको पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि तात्या टोपे जो है से यहाँ छुपा हुआ है ना, यहाँ भूमिगत हो चुका है। तो वहाँ से उसको पता चल जाने के बाद क्या होता है, तात्या टोपे को पकड़वा देता है या पकड़ लेता है। और पकड़ करके 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है ना। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को भी मौत का घाट उतार दिया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में बहुत बढ़िया से। झांसी की रानी अभी चलेगा, उसके बाद अजीमुल्ला खां की जो पुस्तक है उसमें इन सभी बातों का जिक्र हुआ जो मैंने आपके सामने रखा है, रखने की कोशिश किया है। और इस तरह से कानपुर के आंदोलन को भी अंग्रेजों ने दबा दिया। कैंपबेल वहां पे विजयी हो गया, भारतीय सैनिक वहां पे फिर से एक बार पराजय हो गए और इस तरह से दमन कर दिया कैंपबेल ने, जैसे लखनऊ में दमन किया था। और वहां पर फिर से एक बार अंग्रेजों का, है ना, क्या हुआ? विजय घोषित हुआ और कानपुर का विद्रोह भी 1857 की इस क्रांति में, है ना, असफल हुआ। तो बहुत सारा जो है कहानी हम लोगों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छा से, अगर आपको कहानी अच्छा लगी सबको, और कानपुर का विद्रोह समझ में आया, लखनऊ का विद्रोह समझ में आया, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके घोड़े के बारे में, कैसे अंग्रेजों से सामना किया। ये सब सारे बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। एक एक कहानी आप लोग सुनते चलिए और अपने इतिहास के बारे में जानते चलिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।